ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शाओ को देखते हैं, जो कि अभी एक बार में थी। यहाँ पर उसकी मॉम कॉल करके उससे पैसे मांग रही होती है और उस पर चिल्लाती है कि उसे क्या लगा था कि वो यहाँ से चली जाएगी तो उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो शाओ अपनी मॉम से कहती है कि मैं यहाँ अब्रॉड में मज़े करने नहीं आई हूँ, बल्कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे यहाँ पर भेजा है अपना काम करवाने के लिए। मैं यहाँ पर उन्हें डाटा रिसर्च कलेक्ट करके देने वाली हूँ, और अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो वो मुझे डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर देते। और वैसे भी आपने पहले ही मेरी स्कॉलरशिप के पैसे ले चुकी हो, जिसके बाद मेरे पास आगे की फ़ीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है, तो आप और पैसे की डिमांड कैसे कर सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे स्कॉलरशिप के पैसे ले लिए, तो आखिर मैंने तुम्हें पाला है। तभी शाओ काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। फिर हम यहाँ पर बार में हमारे मेन लीड शेन को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आया होता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तेरी फैमिली तो इतनी ज़्यादा रिच है, तो तू एक यूनिवर्सिटी में ऑफिसर की जॉब क्यों कर रहा है। तभी शेन उसे बताता है कि उन सभी ब्लैंक डेट से बचने के लिए जिसे मेरी मॉम ने अरेंज किया है, मैं किसी भी लड़की को लाइक नहीं करता हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुझे कौन सी लड़की पसंद आएगी, क्योंकि तुझे तो किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर शेन उससे कहता है कि तुझे मेरी फ़िक्र करने की बजाय अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। तू तो अपनी लाइफ इंजॉय में जी रहा है ना, ज़रूर तेरे डैड जल्दी तुझे वापस से चाइना भेज देंगे। तभी हान शेन के वाइन में कुछ ड्रग्स मिला देता है, और जैसे ही शेन उस वाइन को पीता है तो उसे नशा चढ़ने लगता है। और वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि आखिर तूने मेरे वाइन में क्या मिलाया था। तो वो बताता है कि मुझे ब्लेम मत करना, मैं तो तेरी हेल्प ही कर रहा हूँ। तेरी मॉम चाहती है कि तेरी शादी हो जाए, पर तू कोई लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो मुझे ये करना ही पड़ रहा है। फिर यहाँ पर हान यहाँ बहुत सारी लड़कियों को बुलाकर उनसे कह देता है कि तुम लोगों को शेन को बहुत अच्छे से सर्व करना है, पर शेन उन सभी को दूर करता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर वो शाओ से टकरा जाता है और उससे कहता है कि मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। और फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों साथ में होटल रूम में आ जाते हैं। और तभी शाओ उसे रोकती है और कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तो शेन कहता है कि मैं और वेट नहीं कर सकता, और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो उसका चेहरा भी नहीं देखती और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है कि कहीं वो उठ ना जाए। फिर वो सोचने लगती है कि कल रात आखिर में क्या कर रही थी, और वो याद करती है कि कल रात वो उस मैन के साथ चर्च में गई थी और वहाँ पर शादी भी कर ली थी। फिर वो सोचती है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ज़रूर ये मेरा सपना होगा। वो बंदा जिसका मैंने चेहरा भी नहीं देखा, आखिर मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। फिर वो अपने आप को समझाती है कि अब्रॉड की शादी काउंट थोड़ी ना की जाती है, क्योंकि वैसे भी चाइना में तो बिना मैरिज सर्टिफिकेट की शादी काउंट ही नहीं की जाती है। फिर शाओ यहाँ से जब जाने लगती है तभी यहाँ पर हान आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम वो लड़की नहीं हो जो मैंने कल शेन के लिए अरेंज की थी। तभी शाओ उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर जैसे ही शेन उठता है तो वो देखता है कि वो लड़की यहाँ से भाग गई है। तभी हान शेन से कहता है कि वो लड़की जो तेरे साथ थी वो कितनी तेजी से यहाँ से चली गई, और वैसे जो मैंने इतनी सारी लड़कियाँ तेरे लिए अरेंज की थी वो तो तुझे पसंद नहीं आई और तूने खुद ही अपने लिए ढूंढ लिया। तभी यहाँ पर हान कहता है कि अब तेरी मॉम को रिपोर्ट कर देता हूँ कि तू एक नॉर्मल लड़का है और वो तेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर सकती है। तो यहाँ पर शेन उसे मना करता है और बताता है कि मैं उस लड़की से शादी कर चुका हूँ। हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो लड़की भाग कर क्यों चली गई। तो शेन कहता है कि शायद उसे पता नहीं होगा कि यहाँ लास वेगास में चर्च में शादी करने से ही एक लीगल कपल बन जाते हैं। फिर शाओ अब्रॉड से वापस आ जाती है और अपने होटल रूम में होती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम लास वेगास गई थी ना अपने पेपर्स कंप्लीट करने के लिए, तो क्या हुआ, तुम अभी भी पास नहीं हुई। तो शाओ कहती है कि प्रोफेसर मुझे अभी 11वीं बार वापस से पेपर कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं, और अगर मैं नहीं करी तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं हो पाऊंगी। तभी उसकी दो रूममेट उसका मजाक उड़ाने लगती है कि एक तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी, दूसरा उसकी फैमिली भी उसके पैसों के पीछे पड़ी है। फिर हम यहाँ पर शेन को देखते हैं और उसका फ्रेंड हान उसे बताता है कि उस लड़की के बारे में पता लग गया है। वो कौन है इस बारे में तो हमें पता नहीं चला, पर ये पता चला है कि वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो यहाँ पर शेन कहता है कि ये तो बहुत
बहुत अच्छी बात है। तुम चुंगी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करो और उन्हें बता दो कि मैं उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर फिजिक्स का प्रोफेसर रहूँगा। फिर यहाँ पर हम शाओ को देखते हैं जो कि अभी भी अपने पेपर को लिखने में लगी होती है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम कॉल करके उससे फिर से पैसे मांग रही होती है। तो शाओ अपनी मॉम से कहती है कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आपने वैसे भी मेरे स्कॉलरशिप के पैसे ले चुकी हो, और जो मैं अपने पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा रही हूँ वो सिर्फ इतने ही पैसे हैं जिसमें मैं अपनी फीस भर सकूँ, और पैसे बचाने के चक्कर में मैं ठीक से खाना भी नहीं खा रही हूँ, और जो मेरा कंप्यूटर है वो भी मैंने अपने सीजर से सेकेंड हैंड में ख़रीदा है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अब्रॉड कैसे गई? देखो, अगर तुमने चुपचाप से मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हारे कॉलेज आकर तुम्हारी बेइज्जती करूँगी। अब तभी यहाँ पर रूम में उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो उसे बताने लगती है कि एक गुड न्यूज़ है, हमारे कॉलेज में एक हैंडसम प्रोफेसर आए हैं। पर वो शाओ को अपसेट देखकर उससे पूछती है क्या हुआ, तुम्हारी मॉम ने फिर से तुमसे पैसे मांगे? तो शाओ कहती है कि हाँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि सच में तुम्हारी फैमिली अब कुछ ज़्यादा ही कर रही है। चलो हम लोग कुछ और चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं सच कह रही हूँ, वो जो नया प्रोफेसर है ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। शाओ कहती है कि अब जो मेरा पेपर अप्रूव कर देगा ना वही मेरे लिए हैंडसम प्रोफेसर होगा। फिर रेन पूछने लगती है वैसे बताओ, लास्ट टाइम तो लास वेगास में गई थी ना, वहाँ पर कोई तुम्हें हैंडसम लड़का मिला? तो यहाँ पर ये सुनकर शाओ को शेन के बारे में याद आने लगता है और वो उससे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पर वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि चलो अच्छा है, अपनी ब्यूटी वेस्ट मत करो, तुम्हारे पीछे तो कॉलेज के सारे हैंडसम लड़के लगे हुए हैं, तभी तो हमारी दोनों रूममेट भी तुमसे इतना ज़्यादा जेलस है। शाओ कहती है कि अभी मैं प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपना पेपर कंप्लीट करके ग्रेजुएट होना है और फिर जॉब करनी है। अब तभी रूम में शाओ की दोनों रूममेट आ जाती है जो उससे बहुत ज़्यादा जेलस थी। यहाँ पर वो उन लोगों को बताने लगती है कि सभी लड़कियाँ प्रोफेसर गू की स्टूडेंट बनना चाहती थी पर अब ये मौका डायरेक्टली शाओ को मिल गया है। फिर ये सुनकर शाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे प्रोफेसर चेंज हो गए। फिर ये अपने पेपर्स को सबमिट करती है तो वो तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं। फिर शाओ तो काफ़ी अपसेट हो जाती है कि लगता है अब मेरा ग्रेजुएट होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब तभी उसकी रूममेट उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो, हम लोग तो तुम्हारा अच्छा ही चाहते थे, जो तुम्हारे पिछले प्रोफेसर थे वो भी तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और हमें लगता है कि ये प्रोफेसर भी तुम्हारे साथ सेम ही बिहेव करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन है। तो शाओ पूछती है कि क्या? तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें प्रोफेसर गू को सेड्यूस करना होगा। ये सुनकर शाओ कहती है कि तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो दोनों रूममेट कहती है कि हम लोग तुम्हें प्रोफेसर गू को रियल में सेड्यूस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली इस नए प्रोफेसर के बारे में रूमर्स फैली है कि ये लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और अगर कोई लड़की इस प्रोफेसर के पीछे पड़ जाती है और उसे प्रपोज करती है तो वो उसे खुद से दूर कर देते हैं। तो अगर तुम उसे प्रपोज करोगी ना तो वो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें ग्रेजुएट कर देंगे ताकि तुम उससे दूर रहो। तो ये आइडिया अच्छा है क्योंकि ये प्रोफेसर पिछले वाले प्रोफेसर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ये तुम्हें इतनी आसानी से ग्रेजुएट नहीं होने देंगे। लेकिन अगर तुम उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करोगी तो वो तुम्हें पास कर देंगे। इसके बाद शाओ प्रोफेसर से मिलने जा रही होती है और वो सोचती है कि क्या ये दोनों सच में सही कह रहे होंगे, लेकिन अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे ये तरीका आजमाना ही पड़ेगा। अब बाई और शू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि देखा, इतनी आसानी से ये हमारी बातों में बिलीव करने लगी। हमने कॉल पर सुना था ना कि अगर ये अपनी मॉम को पैसे नहीं देगी तो उसकी मॉम यहाँ पर हंगामे करने जरूर आएगी, तो अब और भी मज़ा आने वाला है। फिर ये लोग बाहर से शाओ का वीडियो बनाने लगते हैं। यहाँ पर शाओ शेन को अपना पेपर दिखाती है और कहती है कि प्लीज़ आप इसे वापस से देख लो और इसे ऐसे रिजेक्ट मत करो। तो शेन मान जाता है और उसका पेपर चेक करके उसकी गलतियों को उसे बताने लगता है और वापस से लिखने को कहता है। तो शाओ कहती है कि मैंने इसे 12वीं बार लिख चुकी हूँ। तो वो कहता है कि फिर से जाकर 13वीं बार लिखो क्योंकि तुमने सही नहीं लिखा है, तुम्हें वापस से रिवाइज करना ही पड़ेगा। फिर वो सोच लेती है कि लगता है ये भी मुझे ग्रेजुएट नहीं होने देंगे, फिर मुझे दूसरा तरीका यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर वो डायरेक्टली शेन को प्रपोज कर देती है और कहती है कि प्रोफेसर, मैं आपको लाइक करती हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? तो ये सुनकर जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो उसे याद आने लगता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं। फिर वो तुरंत उसका हाथ पकड़ के उससे पूछने लगता है कि क्या तुम लास वेगास गई थी? तो शाओ यहाँ पर डर जाती है और सोचती है कि मैं प्रोफेसर को इस बारे में कैसे बता सकती हूँ कि मैं लास वेगास गई थी और वहाँ पर मैंने किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली। अगर इस बारे में किसी को पता चला तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। फिर वो तुरंत मना कर देती है कि मैं लास वेगास नहीं गई थी। ये
सुनकर वो समझ जाता है कि लगता है ये वो लड़की नहीं है। फिर वो बैठ जाता है और कहता है कि अब तुम जाओ यहाँ से। शाओ कहती है कि सर मेरे पेपर का क्या? तो वो कहता है कि मैंने बताया ना, तुम्हें इसे वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। तो शाओ कहती है कि फिर मेरे कन्फेशन का क्या? मैं सच में आपको लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझसे पहली बार मिली हो और तुम मुझे लाइक करने लगी। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे आपको देखते के साथ ही लव एंड फर्स्ट साइट हो गया था। तो वो अपने मन में सोचती है कि बस जल्दी से आप मुझ पर चिल्लाओ और अपनी नज़रों से दूर करने के लिए मेरे पेपर को अप्रूव कर दो ताकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। बाई और शू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये कितनी ज़्यादा इडियट है, इसने हमारी बातों में आकर सच में कन्फेस कर ली। तभी यहाँ पर रैन आकर उन दोनों पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम लोग शाओ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोगों को पता है ना कि वो कितना ग्रेजुएट होना चाहती है। तो वो लोग कहते हैं कि आखिर इसमें हमारी क्या गलती है, वो खुद इतनी स्टूपिड है, इसमें उसकी गलती है। और ये लोग मज़े से उसका वीडियो बना रहे होते हैं कि बाद में उसकी बेइज्जती करेंगे। यहाँ पर शैन शाओ से कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तो वो कहती है कि मुझे पता है, मैं आपसे अपना लव कन्फेस कर रही हूँ कि मैं आपको लाइक करती हूँ। तभी यहाँ पर शाओ गिरने वाली होती है और शैन उसे बचाने लगता है और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है। और शैन सोचने लगता है कि इस लड़की की स्मेल जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर दोनों ही उठ जाते हैं और शाओ कहती है कि प्रोफेसर सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। फिर शैन को याद आता है कि उसने उस लड़की के हाथ में निशान देखा था। फिर वो जल्दी से उसका हाथ लेकर चेक करता है और सोचता है कि ये वो लड़की नहीं है। तभी इसे बाहर वाई और सू की आवाज़ आती है। तो ये बाहर जाकर देखता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उनसे फ़ोन मांगता है और देखकर कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग सीक्रेटली मेरी वीडियो बना रहे थे। तो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते और कहते हैं कि प्रोफेसर, हम आपकी नहीं बल्कि शाओ की वीडियो बना रहे थे ताकि हम इसकी असलियत सभी को दिखा सके। शाओ की फ्रेंड रैन कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम ही लोगों ने शाओ को अपनी बातों में लिया था और प्रोफेसर को कन्फ्रेंस करने के लिए कहा था ताकि तुम लोग इसकी सीक्रेटली वीडियो बना सको और सभी को दिखाकर शाओ की बेइज्जती कर सको। बाई कहती है कि तुम मेरे ऊपर ऐसा झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी? इसके कन्फेशन से मेरा क्या लेना देना है? ये है ही इतनी स्टूपिड कि ये सिर्फ कन्फेशन वगैरह में ही लगी रहती है और इसने अपने पेपर कंप्लीट नहीं करी, तो आखिर ये पास कैसे होगी? तो शाओ उन लोगों पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोग झूठ कैसे बोल रहे हो? तुम ही लोगों ने कहा था ना कि अगर मैं प्रोफेसर को कन्फेस करूँगी तो ये मुझे अपनी नज़रों से दूर करने के लिए मेरी ग्रेजुएशन पास कर देंगे। तो शैन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा जो कन्फेशन था वो फेक था। हाँ, ये बात सच है कि जो स्टूडेंट मुझसे अपनी फीलिंग्स कहता है मैं उसे अपने से दूर करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा पेपर वर्क सही नहीं था तो आखिर में तुम्हें पास क्यों करता? मैं तुम्हें बस अपने से दूर करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देता। तो शाओ मना करती है कि प्रोफेसर प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है इस बार मैं फ़ेल नहीं होंगी। वो तो अगर मेरे पिछले प्रोफेसर ने मुझे इतनी बार फेल ना किया होता तो मैं ये तरीका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। बाय और शू कहने लगते हैं कि अच्छा, तो फिर तुम इतनी बार फेल क्यों हुई? अगर तुम्हारा पेपर सच में इतना अच्छा था तो क्या पता पिछली बार के प्रोफेसर को भी तुमने ऐसे ही फंसाई होगी, तभी तुम स्कॉलरशिप भी जीती होगी। तो शाओ कहती है कि स्कॉलरशिप मैंने अपनी मेहनत से जीती है, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। शाओ की फ्रेंड भी उसका साथ देती है कि तुम लोगों ने शाओ को अब तक बहुत ही परेशान किया और शाओ ने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप जीती थी अपनी स्टडी पर फोकस करके, और इसीलिए उसने कभी भी डेट भी नहीं किया। शैन ये सुनने के बाद बाई और शू पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने इस लड़की को पहले भी परेशान किया है। तो ये लड़की मानने को तैयार ही नहीं होती और कहती है कि सर आप इन दोनों की बातों पर विश्वास मत करो, ये लोग सच में मिले हुए हैं। आखिर फिर ये कैसे माना जाएगा कि शाओ सच में स्टडी पर ध्यान देती थी, क्योंकि ये रात में इतनी लेट आती थी और कहती थी कि वो लाइब्रेरी से आ रही है, क्या पता वो कौन से गंदे काम करके आती होगी। तो शैन कहता है अगर ऐसी बात है तो हम लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज चेक करके पता लगा सकते हैं कि वो सच में स्टडी करनी चाहती थी या नहीं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों इसके ऊपर ऐसे ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो फिर तुम बचोगी नहीं। तो बाय और शू कहने लगते हैं कि प्रोफेसर इस लड़की ने आपको कन्फेस करी है तो आप इसकी साइड क्यों ले रहे हो? तो शैन कहता है कि मैं तो बस सच का साथ दे रहा हूँ। और फिर वो शैन पूछता है कि क्या तुम रेडी हो, हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? तो शाओ तुरंत ही मान जाती है कि हाँ, अगर आप मेरी इनोसेंस प्रूफ कर दोगे तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। शैन कहता है कि ठीक है, फिर हम सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लड़कियाँ सच में तुम्हारे ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, तो फिर इसके खिलाफ मैं एक्शन लूँगा।
तभी इतने में जल्दी से बाई और शू से रोकने लगते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर सीसीटीवी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इतने भी बुरे नहीं है कि हम इसकी इतनी और बेइज्जती करें। इसने आपको अपना लव कन्फेस किया, हम सिर्फ यही बता देंगे तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। शैन कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि किसी को झूठे इल्जाम में फंसाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम लोग कह रही हो कि तुम लोग बस यहाँ वीडियो बना रही थी तो तुम लोगों को ये कैसे पता कि यहाँ पर वो मुझे लव कन्फेस करने वाली है। ये दोनों कहते हैं कि हम लोग तो बस ऐसे ही वीडियो बना रहे थे और ये तो कोइंसिडेंट हो गया था। तो शैन कहता है कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पता लग गया है कि तुम ही लोगों ने ये सारा आइडिया इसे दिया होगा, तभी उसने ये सब करा, इसीलिए अब तुम लोगों को मैं पनिशमेंट दूंगा। तभी बाई कहती है कि सिर्फ हमें ही पनिशमेंट क्यों, शाओ को क्यों नहीं। शैन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इसे भी पनिशमेंट दे रहा हूँ, अब से मैं इसका प्रोफेसर नहीं रहूँगा। तो ये सुनकर शाओ कहने लगती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, अगर मुझे पिछले वाले प्रोफेसर मिल जाएंगे तो वो मुझे कभी ग्रेजुएट होने नहीं देंगे। तो शैन कहता है कि अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और अब तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। फिर बाई और शू यहाँ से जाने लगते हैं। तभी रैन कहती है क्यों ना तुम वापस से अपने प्रोफेसर चेंज करने के लिए अप्लाई करो। बाई और शू कहने लगते हैं कि प्रोफेसर चेंज करने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी किस्मत तय है कि ये कभी भी ग्रेजुएट नहीं होगी। जब इस बारे में सभी को पता लगेगा कि ये इस बार भी फेल हो गई है तो सब इसके ऊपर कितना हंसेंगे। तभी बाई कहती है कि लास्ट टाइम भी ये प्रोफेसर की बात मानकर लास वेगास गई थी रिसर्च करके उनका काम करने के लिए, पर क्या हुआ, ये फिर भी फेल हो गई, तो ये कभी भी पास नहीं होने वाली। ये सुनकर शेन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या ये लास वेगास गई थी। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, और अभी कुछ ही दिनों पहले ये वापस आई है। तो शेन पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। तो बाई और शू कहने लगते हैं कि प्रोफेसर की ज़रूर वहाँ पर जाने के बाद कुछ सिंपल काम करके आई होगी, क्योंकि वहाँ से आते ही इसके नेक पर काफ़ी सारे निशान थे और इसने अपने आप को टॉयलेट में भी बंद कर लिया था। फिर शेन समझ जाता है और कहता है कि यानी वो सच में तुम ही हो, और फिर वो उसका निशान भी चेक कर लेता है और पूछता है कि ये कैसे आया। तो वो कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं। शेन पूछता है कि फिर ये बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम लास वेगास नहीं गई थी। तो बाई और शू कहने लगती है कि प्रोफेसर ये हर चीज़ झूठ ही बोलती है और इसके मुंह से सिर्फ झूठ ही निकलता है, तो इस वजह से हमने इससे कन्फेस करने वाला आइडिया दिया था ताकि हम इसकी असलियत सभी को दिखा सके। और शेन उस पर चिल्लाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम सब बाहर जाओ, और फिर वो जाने लगते हैं। तो शेन कहता है कि शाओ तुम रुको, तुम वापस आओ, और वो उससे कहता है कि मैं कुछ भी झूठ नहीं सुनना चाहता, सब कुछ सच बोलना। और शाओ तो डरी होती है और सोचती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे सच बता दूं, अगर मैंने सच बता दिया तो ये सच में सोच लेंगे कि बाई और शू बिल्कुल सही कह रहे थे कि मैं वैसे टाइप की लड़की हूँ। पर इसके ना बोलने पर भी शेन समझ जाता है कि लगता है ये वही लड़की है। फिर यहाँ पर शेन कहता है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। तभी ये सुनकर शाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है क्या ये मुझे और टॉर्चर नहीं करने वाले। तो वो थैंक यू बोलकर चली जाती है। और फिर यहाँ पर शेन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है कि उस लड़की के बारे में पता चल गया है, वो तुम्हारे कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में है। शेन कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता चल गया है, उस लड़की का नाम शाओ है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि वाह तुझे तो इतनी जल्दी पता चल गया, तो अब आगे बता तो क्या करने वाला है। तो शेन कहता है कि वो लड़की अभी बहुत ही यंग है, इसीलिए मैं अभी उसे इस बारे में नहीं बता रहा। हान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो तेरे लिए इतना ज़्यादा खुश था और तेरी फैमिली को इस बारे में बताने जा रहा था। तो शेन मना करता है कि इस बारे में मेरी मॉम को अभी बताने की ज़रूरत नहीं है और वो फ़ोन को कट कर देता है। पर यहाँ पर उसका फ्रेंड हान शेन के घर पर ही होता है और उसने तो उसकी मॉम को सब कुछ बता चुका होता है। उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक तो फाइनली मुझे मेरी डॉटर इन लॉ मिली और ये है कि मुझे उससे मिलवाना ही नहीं चाहता है, लगता है अब मुझे खुद अपनी डॉटर इन लॉ को देखने जाना पड़ेगा। तो हान मना करता है कि आंटी ऐसा मत करना वरना शेन मुझसे गुस्सा हो जाएगा। पर शेन की मॉम नहीं मानती और वो कहती है कि आज मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलकर ही रहूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ वापस से अपने होटल रूम में आ जाती है। तो बाई और शू उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा बेशर्म हो जो वापस से यहाँ पर आ गई। रैन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम वापस से अपना प्रोफेसर चेंज करने के लिए अप्लाई करो, कोई ना कोई प्रोफेसर तुम्हें ज़रूर ले लेगा। तो बाई और शू कहने लगते हैं कि सपने देखना बंद करो, कोई भी प्रोफेसर तुम्हें अपनी स्टूडेंट नहीं बनाएगा। रैन कहती है कि तुम लोग शाओ के बारे में ऐसा मत बोलो। तो शाओ अपनी फ्रेंड को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, प्रोफेसर मुझसे प्रॉमिस करे हैं कि वो मेरा पेपर वापस से रिव्यू करेंगे। और ये सुनकर रैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया था ना। तो शाओ कहती है कि उन्होंने मना तो कर दिया था पर उन्होंने वापस से अपना माइंड चेंज कर लिया और मुझे हाँ कर दिया। पर बाई और शू मानने के लिए तैयार
तैयार ही नहीं होते और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, और शाओ के पेट में दर्द होने लगता है। तो बाई और शू कहते हैं कि एक्टिंग मत करो, हम लोगों ने इतनी स्लो से तुम्हें पुश किया है। फिर शाओ जल्दी से वॉशरूम जाने लगती है और तभी ये लोग उसका ब्लड देख लेते हैं और जल्दी से वॉशरूम में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये पीरियड्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक लड़की को अपना पीरियड्स कैसे नहीं पता होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लास वेगास में गई थी और तुम गंदा काम करके आई हो और तुम्हारा मिसकैरेज हो गया हो। शाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। फिर बाई शाओ की बेइज्जती करने के लिए उसे कमरे से बाहर ले आती है और शाओ कहती है कि आखिर तुम मुझे बार बार टारगेट क्यों करती रहती हो। तो वो कहती है कि वो इसीलिए ताकि सीनियर तुम्हारा असली चेहरा देखे और वो तुम्हें लाइक ना करे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन की मॉम भी पहुँच जाती है और वो शाओ को देखते हुए हान से कॉल पर बात करती है कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसका नाम शाओ है ना। तो हान कहता है कि आंटी आप वापस आ जाओ, क्योंकि अगर शैन को इस बारे में पता चला तो वो अपसेट हो जाएगा, क्योंकि अभी उसने उस लड़की को अपने बारे में नहीं बताया है। शैन की मॉम नहीं मानती और कहती है कि अगर मैं अपनी डॉटर इन लॉ से नहीं मिलूंगी तो आखिर वो मेरे हाथ से चली जाएगी। अब तभी यहाँ पर बाई शाओ की बेइज्जती करते हुए उसे नीचे पुश कर देती है और फिर से यहाँ पर शाओ के पेट में दर्द होने लगता है। तभी यहाँ पर सीनियर आकर उसे उठाता है और बाई को चिल्लाता है कि आखिर तुम शाओ को ऐसे परेशान क्यों कर रही हो। तो वो बताने लगती है कि सीनियर आप इसे अच्छी लड़की समझते हैं, लेकिन ये अच्छी नहीं है। लास्ट टाइम ये लास वेगास में गई थी और वहाँ से कुछ गंदा काम करके आई है और लगता है अब इसका मिसकैरेज हो गया है। तभी यहाँ पर रैन कहती है कि शाओ के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। तो बाई कहती है कि अगर मैं झूठे इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो चलो इसका चेकअप करवाते हैं, फिर सच का पता चल जाएगा। फिर जैंग यहाँ पर शाओ की साइड लेता है कि तुम लोग इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। तो बाई कहती है कि सीनियर आखिर आपको इस सिली लड़की पर क्यों बिलीव होता है। पर जैंग फिर भी यहाँ पर शाओ की साइड लेता है और इन लोगों पर चिल्लाता है कि अगर तुम लोगों ने शाओ के बारे में कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। फिर दोनों गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और चैंग शाओ से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तो शाओ कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वापस अपने रूम में चली जाती है। और रैन यहाँ पर उसे समझाने लगती है कि सीनियर आपकी वजह से ही सभी लड़कियाँ शाओ को टारगेट करती है, क्या आप उसे पसंद करते हैं, लेकिन जब तक शाओ की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती प्लीज़ आप उससे बात ना करें। शैन की मॉम भी ये सब कुछ देखकर सोचने लगती है कि मेरी डॉटर इन लो तो अपने कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही फेमस है। फिर बाई और शू यहाँ पर रूम में आते हैं। तभी यहाँ पर ये लोग किसी लेडी को बैठे हुए देखते हैं जो कि इन लोगों को बताती है कि मैं शाओ की मॉम हूँ। ये लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उसकी मॉम तो बहुत ही गुस्से वाली है, तो चलो इसे ये सारी बातें बताते हैं ताकि वो शाओ को सबक सिखाए। फिर वो लोग शाओ की मॉम को बता देते हैं कि शाओ प्रेग्नेंट हो गई है पता नहीं किसके बच्चे से और उसका मिसकैरेज भी हो गया है। ये सुनकर शाओ की मॉम को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है और उसे रिपोर्ट मिल जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो उस दिन के बारे में याद करने लगती है और सोचती है कि मुझे तो यहाँ तक ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का डैड कौन है। इतने में ही यहाँ पर शाओ की मॉम आ जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, ये सब काम करने के लिए नहीं। और वो उसकी रिपोर्ट देख लेती है और कहती है यानी तुम सच में प्रेग्नेंट हो। और वो उसे मारते हुए पूछने लगती है कि मुझे बताओ कि ये किसका बच्चा है। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो कहता है कि अगर आपको कुछ करना है तो मेरे साथ करो, क्योंकि इस बच्चे का डैड मैं हूँ। तो शाओ की मॉम कहती है कि अच्छा तो इस बच्चे के फादर तुम हो, फिर तो मैं तुम दोनों को ये नहीं छोड़ूंगी। और वो उसे एक स्लैप लगाने जाती है तभी बीच में शैन आ जाता है और उसे स्लैप लगता है। तो शाओ यहाँ पर शैन से कहती है कि प्रोफेसर आप बीच में हटे क्यों नहीं, आप मार क्यों खाए। तो वो कहता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। शाओ की मॉम उस पर चिल्लाने लगती है। शाओ की मॉम कहती है कि मैंने इसे पाल के इतना बड़ा क्यों किया है, मैं 1 मिलियन तो ले ही सकती हूँ और तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले, अगर तुम 1 मिलियन नहीं दे सकते तो निकलो यहाँ से। तभी इतने में यहाँ पर शैन की मॉम आ जाती है और कहती है कि 1 मिलियन चाहिए ना तुम्हें, तो चलो मैं देती हूँ। यहाँ पर शैन अपनी मॉम को देखते के साथ ही कहता है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर शाओ की मॉम कहती है ये तुम्हारी मॉम है। तो शाओ की मॉम उस पर चिल्लाती है कि अच्छा तो ये लड़का तुम्हारा बेटा है, तो फिर ठीक है जब तक तुम लोग कंपनसेशन नहीं देते मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और शाओ अपनी मॉम को समझाती है कि इनका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो उसकी मॉम उसे पुश कर देती है और शाओ बेहोश हो जाती है। तो शैन जल्दी से उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है और यहाँ पर शाओ की मॉम हंगामा कर रही होती है। तो शैन की मॉम उसे चुप कराती है कि तुम आखिर अपनी बेटी के साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकती हो, और तुम्हें 1 मिलियन चाहिए ना, ये लो मैं तुम्हें 2 मिलियन देती हूँ। तो वो एक चेक देखकर उससे पूछती है कि कहीं ये फेक तो नहीं है। तो शैन की मॉम कहती है कि रियल है, अगर फेक हुआ तो तुम आकर मुझे बताना, लेकिन हाँ इन पैसे को लेने के बाद वापस से शाओ को परेशान मत करना। तभी बाद में उसकी मॉम कहती है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना कि तुमने उस बेकार लड़की के लिए 2 मिलियन भी खर्च कर दिए। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और फिर जब शाओ को
होश आता है तो शैन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा। तभी यहाँ पर वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरी मॉम कहाँ है। तो शैन बताता है कि तुम्हारी मॉम ने जब तुम्हें पुश किया था तो तुम बेहोश हो गई थी, पर तुम्हारा बेबी ठीक है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मॉम से बदला ले सकता हूँ जो उन्होंने तुम्हें इतना इंजर किया है। तो शाओ कहती है कि नहीं प्रोफेसर, आपने मेरी बहुत ही हेल्प की है और वो मेरी मॉम है, आखिर मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उनके कंट्रोल से बाहर निकलूँ। शैन कह रहा होता है कि तुम दूसरों को अपने आप को इस तरह बुली करने कैसे दे सकती हो, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा है। शैन सोचता है कि मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसकी और अपनी ग्रैंड वेडिंग करवानी चाहिए। पर तभी यहाँ पर शाओ कह देती है कि प्रोफेसर आप फिक्र मत करो, मैं इस बच्चे को अवॉइड कर दूंगी और अपनी ग्रेजुएशन पर ध्यान दूंगी, क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई हूँ तो मैं खुद को तो पाल नहीं सकती, इस बच्चे को क्या पालूंगी। शैन कहता है कि अगर तुम पैसों के लिए ये सब कुछ कर रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तो वो कहती है कि प्रोफेसर ऐसी बात नहीं है, अगर मेरे पास पैसे भी होते तो भी मैं यही करती। तो शैन यहाँ पर काफी ज्यादा अपसेट होता है और साउ सोचती है कि मेरे पास कोई हक नहीं है, जब मुझे इस बच्चे के डैड का नहीं पता तो मुझे इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहिए। शैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और फिर वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम तो बहुत ही खुश हो रही होती है कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले हैं। तभी यहाँ पर शैन कहता है कि शाओ उस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है, क्योंकि अभी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है और अभी वो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए मैंने उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए मॉम आप भी इन सब में इन्वॉल्व मत हो। उसकी मॉम नहीं मान रही होती और गुस्सा करने लगती है। तो वो कहता है कि मॉम ये मेरा प्राइवेट मैटर है, तो आप भी इन सब में मत पड़ो। तो उसकी मॉम गुस्सा होकर चली जाती है। फिर शैन बाहर जाके ड्रिंक कर रहा होता है और वो अपने फ्रेंड हान को सब बताता है। तो उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें उस लड़की को सब कुछ बता देना चाहिए कि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो और तुम ही उसके बच्चे के डैड हो। फिर नेक्स्ट डे शैन जब अपने फ्रेंड के साथ कार में जा रहा होता है तभी वो देखता है कि रास्ते में शाओ अपने सीनियर से बात कर रही होती है। ये देखकर हान कहता है कि देखो तुम्हारी वाइफ कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, दूसरे लड़के उसके कन्विंस कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि शाओ तो यहाँ पर अपने सीनियर जैक को मना कर देती है कि मैं अभी डेटिंग नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए मैं इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करूँगा। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो कहने लगता है कि कल तुमने मुझे अपना पेपर ईमेल नहीं किया था। तो ये तुरंत उसे सॉरी बताती है कि कल मैं हॉस्पिटल गई थी और अपने पेपर को सेंड करना भूल गई। तो जैक कहता है कि कल तुम हॉस्पिटल गई थी, तुम इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताई, क्या तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस चल रही है। तो शैन पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो शाओ की इतनी फिक्र कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं शाओ को परस्यू कर रहा हूँ। शाओ कह देती है कि सीनियर आपकी अच्छाई के लिए थैंक यू, लेकिन अभी मैं डेटिंग नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये डिसीजन तुम आराम से ले सकती हो, मैं तुम्हें कोई जल्दी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। शैन ये जानकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा होता है और वो शाओ से कहता है तुम शाओ के साथ यही कन्फेशन के बारे में डिस्कस करना चाहती हो या फिर मेरे साथ चल के अपना पेपर सबमिट करना चाहती हो। तो वो सीनियर को छोड़कर शैन के साथ उसकी कार में चली जाती है। तभी शैन उसका सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है और उसे समझाता है कि दोबारा उस लड़के से मत मिलना। तो वो हाँ कर देती है। तो शैन कहता है कि तुम इतनी जल्दी से मान गई। तो वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं सीनियर का लव डिजर्व नहीं करती। तो शैन पूछता है कि क्या तुम इस बच्चे की वजह से उसे मना कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि अभी मैं किसी के भी लायक हूँ, मुझे होश है कि मैं स्टूडेंट हूँ और जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है। तो शाओ कहता है कि ठीक है, फिर यहाँ से जाने के बाद अपना पेपर कंप्लीट करके मुझे सबमिट कर देना और जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे होटल रूम तक छोड़ देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शाओ जब अपने होटल रूम में आती है तो बाई उस पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि क्या सीनियर जैक ने तुम्हें प्रपोज किया था। तो शाओ कहती है कि देखो मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना है। पर बाई मानने को तैयार ही नहीं होती और पूछती है कि मुझे सच बताओ, क्या जैक ने तुम्हें प्रपोज किया। तब यहाँ पर रेन उस पर चिल्लाती है और कहती है कि आखिर तुम शाओ को परेशान क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम जाकर डायरेक्टली सीनियर जैक से क्यों नहीं पूछ लेती। तभी यहाँ पर शू भी आ जाती है और वो कहती है कि स्टूडेंट ने तुम्हें देखा था कि कैसे सीनियर जैक ने तुम्हें प्रपोज किया था और फिर तुम प्रोफेसर गो के साथ उनकी कार में बैठ गई थी। बाई कहती है कि अगर तुम सच में सिर्फ स्टडी कर रही हो तो बताओ आखिर सीनियर जैक ने तुम्हें प्रपोज क्यों किया। तभी यहाँ पर शाओ उस पर चिल्लाती है कि अब बहुत हो गया, माना सीनियर जैक ने मुझे प्रपोज किया था पर मैंने उसे रिजेक्ट कर चुकी हूँ। बाई ये सुनकर काफ़ी खुश होती है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है, पर फिर वो उस पर चिल्लाती है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो। तो यहाँ पर शाओ कहती है कि प्रोफेसर गू ने कहा था ना कि तुम लोग मुझे
मुझे परेशान नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहो तो मैं अभी तुम लोगों को हेड ऑफिस लेकर चलती हूँ। उसके बाद ऐसा बोलकर वो अपनी जगह पर बैठ जाती है और ये लोग कहते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें जवाब देने की। तभी यहाँ पर बाई और शू जानबूझकर बातें करके उसे सुनाने लगते हैं और अलग अलग उन लड़कियों की बातें कर रहे होते हैं जो कि कॉलेज में शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और जो कि अपने बच्चे को पालने में लग गई और ग्रेजुएशन में फेल हो गई। ये लोग जानबूझकर शाओ को ये सुनाकर डरा रहे होते हैं और शाओ सच में इन लोगों की बातें सुनकर डर रही होती है और सोचती है कि हाँ, मुझे इस बच्चे को अवॉइड करना ही होगा और वो उस बच्चे को सॉरी बोलने लग जाती है और वो अबॉर्शन पिल लेकर यहाँ बाथरूम में आ जाती है और जैसे ही वो लेने जा रही होती है तभी यहाँ पर बाई और शू आ जाते हैं और इससे मेडिसिन लेकर कहते हैं कि अच्छा, तो तुम सच में प्रेग्नेंट हो, हमने सही अंदाज़ा लगाया था। और फिर वो लोग कहते हैं कि चलो हम सभी को जाकर बताते हैं ताकि इसकी बेइज्जती हो और वो लोग जल्दी से उसकी मेडिसिन लेकर भाग जाते हैं। शाओ उन लोगों के पीछे जाती है और कहती है कि मेरी मेडिसिन मुझे वापस करो। तभी यहाँ पर शाओ की फ्रेंड रहना चाहती है और कहती है कि तुम कौन सी मेडिसिन मांग रही हो। तभी शाओ उसे सब कुछ बता देती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि ये कब हुआ, जब तुम लास वेगास में गई थी तब। तो शाओ कहती है कि हाँ। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि वैसे तुम्हारा डिसीजन सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस बच्चे के डैड को इससे पहले बता देना चाहिए। शाओ कहती है कि मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो कौन है। रेन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने डैड से कहूँगी और वो तुम्हारी हेल्प करेंगे उस मैन को ढूंढने में। फिर ये जैसे ही अपना फ़ोन चेक करती तो शाओ को वो बताती है कि हमें जल्दी चलना होगा, बाई और शू तुम्हारे बारे में झूठी रूमर्स फैला रहे हैं। बाई और शू मिलकर यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट बांट रहे होते हैं जिसमें शू के बारे में लिखा होता है कि कॉलेज की एक स्टूडेंट है जो कि प्रेग्नेंट हो गई है और उसे अबॉर्शन करवाने के लिए पैसे चाहिए क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही गरीब है। रेन यहाँ आकर उन लोगों पर चिल्लाती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो शाओ की हेल्प कर रहे हैं ना, उसकी फैमिली बहुत ही गरीब है तो हम सभी क्लासमेट की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक गरीब स्टूडेंट की मदद करें। तभी इतने में यहाँ पर जैक आ जाता है और बाई भी उसे बताने लगती है कि देखो, मैंने आपको बोला था ना कि शाओ सच में प्रेग्नेंट है, अब तो मेरे पास प्रूफ भी है। शाओ के पास से मुझे ये मेडिसिन मिली। जहाँ पर जैक को फिर भी यकीन नहीं होता और वो शाओ के पास आकर उसे पूछता है कि तुम मुझसे कहो कि ये सब कुछ फेक है ना, तुम्हारे पास तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। पर यहाँ पर शाओ के बारे में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि फिजिक्स की एक गार्डियन प्रेग्नेंट हो गई है और ये सच में बहुत ही बेकार लड़की है जो प्रोफेसर गू को भी सेड यूज कर रही है। शाओ यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देती और सभी लोगों से वो एडवर्टाइजमेंट लेने लगती है और बाई और शू कहने लगते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो शाओ से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम फिक्र मत करो, इन सभी को मैं सबक सिखाऊंगा। और फिर वो पूछता है कि आखिर इस एडवर्टाइजमेंट को किसने बनवाया। रैन बताती है कि बाई और शू ने और वो दोनों उसकी बेइज्जती करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बाई और शू मान जाते हैं कि हाँ, हम लोगों ने ही ये सब कुछ किया है, पर प्रोफेसर ये लड़की हमारे कॉलेज का नाम खराब कर रही है तो आपको इसे हमारे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। शाओ पूछती है कि आखिर मैंने तुम लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मुझे इस तरह ट्रीट क्यों करते हो। तो बाई और शू कहते हैं कि आखिर तुम सच में स्टडी पे फोकस कर रही होती तो बताओ इतने सारे लड़के तुम्हारे पीछे क्यों लगते और सीनियर जैक भी तुम्हें लाइक क्यों करता। रैन कहती है कि तुम लोग बस शाओ से जेलस हो इसीलिए उसके बारे में ये सब कुछ कह रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि शाओ जैसी लड़की जो कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो, हम ऐसी लड़की से जेलस क्यों होंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिर शाओ भी यहाँ पर जैक से कहती है कि आपने मुझे प्रपोज किया था ना, लेकिन मैंने आपका लव एक्सेप्ट नहीं किया, आप इन लोगों को बता दो कि मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। तभी यहाँ पर सीनियर कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस टाइप की लड़की होगी। बाई और शू भी काफी खुश हो जाते हैं और शाओ से कहते हैं कि देखो, अब सीनियर को भी पता चल गया है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। अभी रैन कहती है सीनियर आपको शाओ की साइड लेनी चाहिए क्योंकि आपकी वजह से ही ये सभी लोग इसे परेशान कर रहे हैं, अगर आप शाओ को लाइक ना करते तो ये सब कुछ नहीं होता। तभी जैक यहाँ पर शाओ की साइड लेने के लिए मानता ही नहीं है। फिर यहाँ पर शैन शाओ को समझाता है कि देखो, ये तुम्हारे प्यार को डिजर्व ही नहीं करता है। तो शाओ कहती है कि मुझे किसी के भी प्यार की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इस वक्त मेरे लिए दूसरों की फीलिंग्स एक बर्डन से कम नहीं है। तभी वो कहता है कि सभी की फीलिंग्स बर्डन नहीं होती और वो सभी पर चिल्लाता है कि शाओ एक लीगल एज पर है जिसमें वो शादी भी कर सकती है और बच्चे भी, तो तुम लोग इसके बारे में ऐसी बातें मत करो। तभी बाई और शू कहने लगते हैं कि हाँ, वो एक लीगल एज पर तो है लेकिन शादी से पहले प्रेग्नेंट होना एक गलत काम है ना, और ये अच्छी बात भी नहीं है। तो शैन कहता है कि तुम लोगों को किसने बताया कि ये मैरिड नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि अगर ये सच में मैरिड होती तो इसे खुद को क्यों नहीं पता होता। तो यहाँ पर शाओ शैन से कहती है कि प्रोफेसर आप मेरे लिए इतनी साइड मत लो, सच में मैं मैरिड नहीं हूँ तो आपको मेरे लिए इतना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। शैन कहता है कि तुम कितनी बड़ी बुद्धू हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो वो कहती है कि मुझे पता है, मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। तो वो कहता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और वो मन में सोचता
है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है। फिर वो सभी को बताता है कि शाओ की शादी हो चुकी है और उसका बच्चा लीगल है। तो बाई और शू कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर इसकी सच में शादी हो गई होती तो इसे ही कैसे पता नहीं होता। तो यहाँ पर शैन कहता है कि वो मैरिड है, वो बस अपनी स्टडीज़ की वजह से सभी को बताना नहीं चाहती है। तो ये लोग कहते हैं कि हमें फिर भी बिलीव नहीं होता, बस ये आपकी स्टूडेंट है तो आपको इसके बारे में ये सब कुछ कैसे पता होगा। तभी यहाँ पर शैन कहता है कि ये मेरी स्टूडेंट है और इसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। फिर शाओ जो अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़ती है तो वो देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि क्या मैं सच में मैरिड हूँ। फिर ये सभी लोग भी चेक करने लगते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं कि ये मैरिड कैसे हो सकती है। फिर यहाँ पर जैक पूछता है कि अगर तुम मैरिड थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि सॉरी, मैं अब तक तुम्हें गलत समझता था। तो वो लोग कहते हैं कि सीनियर, तुम इसे अच्छी क्यों समझ रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, इसने जानबूझकर इस बारे में छुपाई थी ताकि मैरिड होने के बाद भी ये दूसरे मैन को सेड्यूस कर सके। शैन चिल्लाता है कि अगर बिना एविडेंस के तुम किसी स्टूडेंट के ऊपर ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाओगी तो मैं तुम लोगों को कॉलेज से निकलवा सकता हूँ। फिर यहाँ पर शू बाई को समझाती है कि हमें चुप हो जाना चाहिए, हमें वरना निकाला भी जाएगा। तो बाई कहती है कि मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ, मेरे डैड इस कॉलेज के शेयर होल्डर हैं, तो आखिर मैं एक गरीब स्टूडेंट और गरीब प्रोफेसर से क्यों डरूंगी। तो यहाँ पर शू कहती है कि अभी इस साउ से हम बाद में समझेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी बाई कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो शैन कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती, तुम पहले शाओ से माफ़ी मांगो। तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी। तो शैन कहता है कि तुमने इसके खिलाफ ये झूठी एडवर्टाइजमेंट में झूठी न्यूज़ फैलाई है इसीलिए। तो बाई कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने खुद छुपाई थी कि वो मैरिड है, इसीलिए इसकी बेइज्जती करी मैंने। तभी यहाँ पर शाओ कहती है कि अगर मैंने भी तुम्हारे साथ सेम चीज़ करी होती तो। तभी यहाँ पर बाई मानने को तैयार ही नहीं होती और कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। और फिर वो अपने डैड को कॉल करती है और तभी उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने किस स्टूडेंट से पंगा लिया है, जल्दी से उससे माफ़ी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। फिर अपने डैड से बात करने के बाद शाओ को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो मेरे डैड मुझसे कॉल पर इस तरह बोल रहे थे। तो शाओ कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो या फिर नहीं। तो यहाँ वो माफ़ी मांग लेती है और कहती है क्या इतना काफ़ी नहीं है। तो शैन शाओ से पूछता है क्या तुम्हें इसकी सॉरी सिंसियर लगी। तो शाओ कहती है बिल्कुल भी नहीं, इसे मुझसे उस तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरीके से ये मेरी इंसल्ट कर रही थी और ये दोनों भी इसके साथ मिले हुए थे। तो सीनियर कहता है कि मैं बस उसकी बातों में आ गया था और मैं तुम्हें जानबूझकर ये सब कुछ नहीं कह रहा था। तो शाओ कहती है कि सीनियर, आप दूसरों की बातों में आकर मुझे ऐसे जज कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके लव को एक्सेप्ट ही करूंगी। आपको नहीं लगता कि आप इतने बड़े सेमलेस हैं। ये सुनकर शैन सोचता है कि अब ये बड़ी हो गई है, इसे अपने लिए फाइट करना आ गया है। तो बाई शाओ से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं। तो शाओ कहती है कि जिस तरीके से तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए फाइट्स बांट रही थी वैसे ही तुम अपनी सॉरी भी कहोगी और सभी स्टूडेंट को वैसे ही फ्लाई बांटोगी। तो बाई नहीं मान रही होती है और कहती है कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। तो शाओ कहती है कि अच्छा, तो ये लिमिट्स क्रॉस करना हुआ, और जब तुम इसी तरीके से मेरी बेइज्जती कर रही थी तो वो लिमिट्स क्रॉस करना नहीं हुआ था। तो शैन कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो एक काम करो, नील डाउन होकर शाओ से माफ़ी मांगो जैसा कि तुम्हारे डैड ने कहा था। तो बाई इस चीज़ के लिए मना कर देती है और शाओ से कहती है कि तुम चाहती हो ना कि मैं फ्लायर बांट के तुमसे सॉरी कहूँ, तो चलो वो वाला तरीका मैं कर दूंगी और पूरे कॉलेज में तुम्हारा नेम क्लियर कर दूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर सीनियर शाओ से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो तो आखिर वो यहाँ पर तुम्हारी केयर कर क्यों नहीं रहा है। तो शाओ कहती है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। तो वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। फिर शैन उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि शाओ का हस्बैंड अच्छा नहीं है जो तुम उससे इस तरह कह रहे हो। तभी उसका सीनियर कहता है कि अगर वो अच्छा होता तो इस तरह उसे अबॉर्शन पिल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस एक इनरिस्पॉन्सिबल मैन है जो कि शाओ की जिम्मेदारी उठाने से पीछे हट रहा है। तो शैन चिल्लाता है और उसका सीनियर कहता है कि आखिर आप इस बीच में क्यों पड़ रहे हो। तो शैन यहाँ पर शाओ को लेकर चला जाता है। ये देखकर रैन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि प्रोफेसर गू और शाओ बहुत ही अच्छा मैच है। तो यहाँ पर उसका सीनियर चिल्लाता है कि कुछ भी मत बोलो, प्रोफेसर गू बहुत ही ओल्ड है, आखिर तुम उनकी जोड़ी क्यों शाओ के साथ लगा रही हो, और वैसे भी शाओ तो अब मैरिड है ना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर रैन भी सोच में पड़ जाती है कि अगर शाओ सच में मैरिड है तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन शाओ को अंदर ले आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने वो पिल्स ले ली थी। तो वो कहती है कि उसे लेने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो वो कहता है कि क्या तुम सच में अभी भी उसे लेना चाहती हो। तो वो कहती है कि प्रोफेसर प्लीज़ आप मुझे इसके लिए और परेशान मत करो, और वैसे आपका थैंक यू मेरी हेल्प करने
करने के लिए। आपने जो मेरी फेक प्रोफाइल बनाई थी वो एकदम रियल की तरह लग रही थी। उसे देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरी सच में शादी हो चुकी है। शैन पूछता है, क्या तुम सच में इस बच्चे को नहीं रखना चाहती हो? तो वो कहती है कि आप देख रहे हैं ना सबके सामने मेरी क्या रेपुटेशन हो गई है कि शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, और मैं एक अच्छी मॉम बनना डिजर्व ही नहीं करती हूँ, और ना ही मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे का डैड कौन है। शैन कहता है कि अगर इस बच्चे का डैड मिल जाए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो और तुम्हारी जिम्मेदारी भी, तो क्या तुम फिर भी इस बच्चे को रखने के लिए मानोगी? शाओ कहती है कि मेरे तो बचपन में ही डैड नहीं थे, और आप जानते हैं कि मेरी मॉम कैसी है, तो मैं सोचती थी कि मैं अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छा डैड ढूंढूंगी। लगता है मेरा सपना ये पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे बच्चे का डैड मिल गया है और वो मैं हूँ। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि प्रोफेसर गू, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, और जो तुमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी वो भी रियल है। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और मैं ही तुम्हारे बच्चे का डैड हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम दोनों लास वेगास में मिले थे और वहाँ पर हमारी शादी हुई थी, और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। मैं तुम्हें जानबूझ के ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, तभी मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर बना। ये सुनकर तो शाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या तुम सच में यहाँ पर मेरे लिए आए हो? और वो कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी वाइफ की शादी मुझसे हुई है और मुझे उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आना ही था। शाओ कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि लास वेगास में मैं किसी मैन से मिली थी, लेकिन मैंने उससे शादी नहीं की थी। तो वो कहता है कि लगता है तुम भूल गई, मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। फिर वो उसे याद दिलाता है कि जब हम दोनों साथ में होटल रूम गए थे तो शाओ ने उसे मना कर दिया था कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो हम लोग इतने इंटीमेट नहीं हो सकते। तो वो उसे चर्च लेकर गया था और वहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे को अपनाने की कसम खाते हुए शादी कर ली थी, और लगता है तुम्हें पता ही नहीं है, वहाँ पर चर्च में शादी करने से लीगल कवर बन जाते हैं। फिर वो कहती है कि रुको, मैं एक बार पहले पता लगाऊंगी, और फिर वो सर्च करती है और अपनी मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वहाँ पर इतनी सिंपल शादी होती है। शैन कहता है कि अब तुमने देख लिया ना, हमारी मैरिज सर्टिफिकेट रियल है, तुम तो उसी दिन से मेरी वाइफ हो, पर तुम इतनी ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो? क्या तुम मेरी वाइफ बनना नहीं चाहती थी? तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। तो वो कहती है कि जब आपको मेरे बारे में पहले से ही पता था तो आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तो शैन कहता है कि पहले मैं कंफर्म नहीं था कि तुम वही लड़की हो या फिर नहीं, क्योंकि उस दिन मैं भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, मुझे भी तुम्हारा चेहरा नहीं याद था, पर जब तुम मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आई थी तो मैंने तुम्हारी स्मेल से तुम्हें पहचान लिया था, इसीलिए मैंने पूछा था कि तुम लास वेगास गई थी, पर तुमने झूठ बोल दिया था। फिर मैंने तुम्हारे हाथ में वो तुम्हारा निशान भी चेक किया जो नहीं था, तो मुझे लगा कि तुम वो नहीं हो। तो वो कहती है कि ज़रूर वो निशान मेरे अल्कोहल की एलर्जी की वजह से हुआ था, जो थोड़ी देर बाद गायब हो गया। तो वो कहता है कि अच्छा, तो ये बात थी। शाओ पूछती है कि अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाते तो क्या करते? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर ये था, तुम मेरी वाइफ हो तो आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता था, और मेरी फैमिली को भी तुम्हारे बारे में पता है, और तुमने उस दिन मेरी मॉम को भी देख लिया था, वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। शाओ कहती है लेकिन मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ही ख़राब है और मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ। शैन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत ही अच्छी हो, तो क्या तुम अब इस बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी हो? तो वो हाँ करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छी मॉम बनूंगी या नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक अच्छे डैड बनोगी। फिर शैन पूछता है क्या तुम मेरे घर पर चलने के लिए रेडी हो? तो वो कहती है कि आखिर मैं कैसे चल सकती हूँ, तुम्हारी मॉम मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो शैन कहता है कि मैंने बताया था ना कि मेरी मॉम तुम्हें देख चुकी है और उन्होंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी पता कर लिया होगा, उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शाओ सोचती है कि हमारे बीच में लव नहीं है तो क्या हुआ, वैसे भी ये एक रिस्पॉन्सिबल मैन है। फिर वो उसे बताती है लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्टडीज़ होंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखना। शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हें ग्रेजुएट करने में। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी मेहनत से ग्रेजुएशन पास करना चाहती हूँ, ना कि किसी के सपोर्ट से। तो शैन मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फेयरली ट्रीट करूँगा। तो वो कहती है कि थैंक यू प्रोफेसर। शैन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे अजीब नाम से बुला रही हो, तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? तो शाओ कहती है कि लेकिन मैं पहले से ही तुम्हें प्रोफेसर बुलाती हूँ ना। तो वो कहता है कि आखिर कौन सी वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे बुलाती है, तुम
मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो शैन कहकर। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर अब से मैं तुम्हें शैन ही कहूँगी, लेकिन हाँ कॉलेज में मैं तुम्हें प्रोफेसर ही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिलेशन अलग है। मैं अभी इस बारे में सभी को नहीं बताना चाहती, नहीं तो सब तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे। तो ये कहता है कि तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्टूडेंट से पहले मेरी वाइफ हो, और अब तुम फिक्र मत करो, किसी को भी मैं तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। और फिर वो शाओ को लेकर अपने घर आ जाता है अपनी मॉम से मिलवाने के लिए। शैन की मॉम तो शाओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार मेरे बेटे ने तुम्हें यहाँ पर ले ही आया। मैं तो तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए कब से रेडी थी, और अगर मेरा बेटा कभी तुम्हें बुली करेगा ना तो तुम मुझे बताना, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। तो वो कहती है कि नहीं, शैन तो मेरे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। फिर शाओ जब बताती है कि वो इस बच्चे को रखने के लिए रेडी है, तो ये सुनकर शैन की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मुझे मेरी डॉटर इन लॉ भी मिल गई और मेरे ग्रैंड चाइल्ड भी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग घर पर डॉक्टर आता है जो कि शाओ का चेकअप कर रहा होता है, और वो बताता है कि बेबी बिल्कुल सेफ है और ट्विंस है। फिर हम देखते हैं कि शैन शाओ को बाहर शॉपिंग करने ले जाता है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। तभी यहाँ पर बाई और शू भी आ जाते हैं, और ये लोग शाओ को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि इतने महंगी जगह पर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वो लोग कहते हैं कि ज़रूर इसने यहाँ पर किसी रिच मैन को फंसाया होगा। तभी यहाँ पर उसका सीनियर भी आ जाता है और वो इन लोगों की बातों पर बिलीव कर लेता है और शाओ को बुरा बुरा कहने लगता है कि सच में तुम बहुत ही बेकार लड़की हो। तो शाओ उसे पर चिल्लाती है कि वो कौन होता है उसे जज करने वाला। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वो शाओ की साइड लेता है और उन लोगों को बताता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम लोग इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो वो लोग उन दोनों के रिलेशन के बारे में इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि आखिर एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट का कैसा रिलेशन हो सकता है। तो शैन उसे बताता है कि ये स्टूडेंट से पहले मेरी वाइफ थी, और वो गार्ड को बुलाकर उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालने को कहता है। तो यहाँ पर बाई जाने के लिए रेडी नहीं होती और वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा रिच है, इसीलिए वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर सैन भी अपने आप को प्रूव करके बताता है कि वो असल में गू फैमिली का है, जो कि शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, और लास्ट टाइम उसी ने ही उसके डैड को बुलवाकर उसे माफ़ी मांगने को कहा था। फिर यहाँ पर गार्ड इन लोगों को पकड़ के बाहर ले जाते हैं, और फिर शैन शाओ को यहाँ से घर ले जाता है और उससे कहता है कि अब से तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तभी वो कहने लगती है कि मैं अपनी स्टडी करना चाहती हूँ। तो शैन कहता है कि मैं तुम्हें स्टडी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस तुम अपना हेल्थ का ध्यान रखो। फिर हम देखते हैं कि शाओ की ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है और यहाँ पर वो स्पीच देने जाती है। वो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ पर पास हो रही होती है। तभी यहाँ पर शाओ की मॉम आ जाती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है कि उसका सन इन लॉ इतना रिच है, लेकिन वो उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर शाओ अपनी मॉम की बातें सुनकर नहीं रहती और वो शैन के साथ मिलकर उनसे फाइट करती है कि वो उसकी मॉम बनने के लायक ही नहीं है और वो उन्हें और पैसे नहीं देगी। और फिर वो अपने हस्बैंड यानी कि शैन के साथ बाहर चली जाती है। रैन यहाँ पर शाओ को कांग्रेचुलेट करती है कि फाइनली उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। फिर रैन इन दोनों को अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चली जाती है और शाओ और शैन दोनों एक साथ बहुत ही खुश होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपनी बाकी की ज़िंदगी हमेशा एक दूसरे के साथ ही बिताएंगे। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।